गाइस, वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम निवेदिता दत्ता और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट सीरीज़ इन प्रीलिम्स 2.0। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं एंड नाउ वी हैव कम टू द लास्ट लेक्चर इन विच हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि मस्ट नो है। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर ये नहीं आते, बट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इन सबको अच्छे से समझ लें इन कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ के डिफरेंट नाम हैं और उन स्पीशीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वी हैव फ्लैगशिप स्पीशीज़। तो ये कौन सी स्पीशीज़ होती हैं जो कि एनवायरमेंटल कॉज के लिए हमने चूज़ किया है। तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनको एक्टिविस्ट चूज़ करते हैं कि इफ़ वी यूज़ दिस स्पीशीज़ टू प्रोटेक्ट ये पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम, तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। सो दो स्पीशीज़ आर कॉल्ड फ्लैगशिप स्पीशीज़। सिमिलर एक नाम है जो कि है कैरिस्मेटिक मेगाफोना। तो ये बहुत ही पॉपुलर अपील वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप इनको देखेंगे तो लगेगा सच अ मेजेस्टिक ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो काफ़ी सारे लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि काफ़ी कैरिस्मेटिक एंड ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। सो दीज आर बोथ सिमिलर, फ्लैगशिप स्पीशीज़ एंड कैरिस्मेटिक मेगाफोना। ऐसा हो सकता है कि कैरिस्मेटिक, सारे जो कैरिस्मेटिक मेगाफोना है उनको हम फ्लैगशिप नहीं बनाते हैं। कुछ कैरिस्मेटिक मेगाफोना ऐसे होते हैं जो कि जिनका कंजर्वेशन स्टेटस इज़ फाइन, दे आर नॉट endangered और वल्नरेबल, इसलिए हम उनको नहीं यूज़ करते हैं। जो कैरिस्मेटिक मेगाफोना हम यूज़ कर लें कंजर्वेशन के लिए, उन स्पीशीज़ को हम बोलेंगे फ्लैगशिप स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, ऑल ऑफ दीज आर फ्लैगशिप स्पीशीज़। नेक्स्ट वी हैव कीस्टोन स्पीशीज़। तो कीस्टोन स्पीशीज़ जो है वो स्पीशीज़ होती है कि एक इकोसिस्टम में अगर कीस्टोन स्पीशीज़ गायब हो जाए तो फिर वहाँ के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी प्रे की। प्रे कौन से होते हैं? जो प्रेडेटर्स खाते हैं प्रेस को, वो। सो कीस्टोन स्पीशीज़ जो होते हैं टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ टाइगर। तो अगर टाइगर नहीं होगा इकोसिस्टम में तो वहाँ जिनको टाइगर फीड करते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे वहाँ पे। और अगर टाइगर बहुत ज़्यादा आ गए तो प्रे की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम कीस्टोन स्पीशीज़ कहते हैं, जिनके होने से प्रे की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और कम अगर वो लोग नहीं होंगे तो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सो एडिशन और लॉस फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड्स टू मेजर चेंजेस इन द एबंडेंस और अकरेंस ऑफ सर्टन स्पीशीज़। और कौन से होते हैं ये? टॉप प्रेडेटर्स जो हैं उनको हम कीस्टोन स्पीशीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडिकेटर स्पीशीज़। तो नाम से हम समझ रहे हैं कि ये कुछ इंडिकेट करते हैं। ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो अगर इकोसिस्टम में हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि दीज आर प्रेजेंट, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइकन्स। लाइकन्स जो है ज़्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट पे सर्वाइव नहीं करते हैं। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि लाइकन्स है, दैट मीन्स दैट द एनवायरनमेंट इज़ फाइन। बट एज वी सी द डिसअपियरेंस ऑफ लाइकन्स वी कैन नो दैट देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। तो ये हमें इंडिकेट करते हैं ऑफ हाउ द एनवायरनमेंट इज़। सो इंडिकेटर स्पीशीज़ एक ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रेजेंस। नेक्स्ट वी हैव फाउंडेशन स्पीशीज़। तो ये है डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। तो जैसे कि एक ट्री इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो एक ट्री है, तो द डोमिनेंट और द फाउंडेशन स्पीशीज़ इज़ द ट्री इन दैट इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम में जो भी सबसे डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड्स में ग्रासेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर, दैट्स वाई what is the foundation species of grasslands? It's the grasses. Charismatic megafauna we've already discussed. Then we have umbrella species. तो ये वो species होते हैं कि आप इनको प्रोटेक्ट कर लो तो इनके ऊपर डिपेंडेंट पूरा इकोसिस्टम एंड काफ़ी सारे और ऑर्गेनिजम्स अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, तो इनको अम्ब्रेला स्पीशीज़ बोलेंगे। तो अगर इनकी आप प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि आप इनको बचा लें तो पूरा इकोसिस्टम बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एलिफेंट्स। They require a lot of resources and a very good environment to survive. So if you can protect the elephants, you can make sure that lot of biodiversity will be protected. तो इन species को हम बोलते हैं umbrella species. So let's move forward and we will see certain root modifications, क्योंकि root modifications पे काफ़ी questions आते हैं। root modification क्या होता है? तो हर plant को nutrients कहाँ से मिलते हैं? from the soil. एंड सॉइल के अंदर प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है? रूट्स, जो कि मिनरल्स और काफ़ी ज़्यादा वाटर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं इनटू द प्लांट।
एंड जो रूट्स हैं वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। पर कुछ प्लांट्स जो है जो वाटर लॉक्ड एरियाज़ में है या फिर डेजर्ट एरियाज़ में है, उनके रूट्स को थोड़ा मॉडिफाई होना पड़ता है इन स्ट्रक्चर, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की वो ले सकें। सो दोज थिंग्स आर कॉल्ड root modification. So these are the different types of root modifications that are there. सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेटोफोर्स. न्यूमेटोफोर्स क्या होता है? तो जो वाटर लॉक्ड एरिया है, जैसे कि हमारे मैनग्रोव्स हैं, मार्शेस हैं, जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है और रूट्स काफ़ी नीचे हैं, तो रूट्स को एयर कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? सो जो अंडरग्राउंड रूट्स हैं वहाँ से आप न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते हैं. तो जो ये न्यूमेटोफोर्स हैं वो ऐसे रूट्स हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ आ जाते हैं टूवर्ड्स दी आउटसाइड द ग्राउंड, सो दैट दे कैन टेक न्यूट्रिएंट्स, और वाटर लॉक्ड एरियाज़ में ये पाए जाते हैं. लाइक दिस यू कैन सी दिस इज़ अ मैनग्रोव एरिया, एंड ये जो एरियल रूट्स हैं दीज आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स, जो कि पानी से बाहर आ रहे हैं. तो ये न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए बाहर आते हैं. ये आप देख सकते हैं कि मैंग्रोव्स हैं, और ये जो स्पाइकी चीज़ें आपको दिख रही हैं दीज आर न्यूमेटोफोर्स. नॉर्मल रूट्स नीचे होते हैं एंड बाहर की तरफ जब आ जाते हैं ब्रीदिंग के लिए एंड काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, देन दीज आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव नोड्यूलेटेड रूट्स. तो जो नोड्यूलेटेड रूट्स होते हैं, नोड्स बने होते हैं ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया उन रूट्स पे रहे और नाइट्रोजन मिले उन प्लांट्स को. सो वी हैव दीज, यू कैन सी ये रूट्स हैं जो कि सॉइल के अंडर हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोड्स बने हुए हैं. तो ये जो नोड्स हैं इनके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फॉर द प्लांट्स. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नोड्यूलेटेड. नेक्स्ट वी हैव माइक्रोरेजा. सो जैसे यहाँ बैक्टीरिया है वैसे फंगाई के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट्स का, और उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम माइक्रोरेजा बोलते हैं. सो यू कैन सी दैट दिस इज़ अ प्लांट, ये रूट्स हैं. तो रूट्स में जो है फंगाई जब आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं रूट्स को. तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम माइक्रोरेजा बोलते हैं, विच इज़ बिटवीन अ फंगस एंड अ प्लांट्स रूट्स. देन वी हैव प्रॉप रूट्स. प्रॉप रूट्स कौन से होते हैं? जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं. सो यू कैन सी बैनियन ट्री वी हैव ऑल सीन. तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लटक रहे हैं रूट्स, दोज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स. सो ये क्यों आते हैं? सो दैट दे कैन सपोर्ट द ट्री. एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि ये जो ट्रीज़ हैं यहाँ पे एपीफाइट्स होते हैं. एपीफाइट्स क्या होते हैं? जो कि किसी और ट्री पे उगते हैं. दे डोंट हैव देयर ओन बेस एंड रूट एंड वास्कुलर सिस्टम, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स. तो वो एपीफाइट्स जो हैं उनके रूट्स पे ऐसे लटकते रहते हैं. सो दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स. ये वो एरियल रूट्स होते हैं जो कि स्टेम या ट्रंक से, यानी कि ये नीचे से नहीं आ रहे हैं, दे आर फ्रॉम द स्टेम्स जो हैं, ब्रांचेज हैं, वहाँ से वो निकल जाते हैं एंड दे पेनिट्रेट इनटू द सॉइल. क्यों? ताकि इन प्लांट्स को सपोर्ट मिले. नेक्स्ट वी हैव स्टिल्ट रूट्स. तो ये भी जो है प्रॉप रूट्स की तरह ही होते हैं, बट ये जो है मिलते हैं इन छोटे छोटे प्लांट्स या स्मॉल ट्रीज़ में. यूजुअली जो है लोग प्रॉप ट्री रूट्स और सिल्ट रूट्स को सेम ही मानते हैं. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन सी सिल्ट रूट्स. तो ये कौन से रूट्स होते हैं? ये यूजुअली जो है छोटे छोटे प्लांट्स में मिलते हैं. दे आर नॉट फाउंड इन बिग ट्रीज़. जब बिग ट्रीज़ होते हैं तो हम उनको प्रॉप रूट्स बोलते हैं, पर आप दोनों को सेम भी बोल सकते हैं कि जो स्टेम या ट्रंक से निकल रहे हैं रूट्स और सपोर्ट करते हैं एक ट्री को. एंड फाइनली वी हैव बटरेस्ड रूट्स. सो बटरेस्ड रूट्स आप देख सकते हैं बटरेस बनाते हैं. दे आर अ सपोर्ट सो दैट ये जो ट्रीज़ हैं वो रह सकें, आराम से स्ट्रेट रह सकें. सो दीज आर लार्ज वाइड रूट्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ शैलो रूटेड ट्री. जो ये ट्रीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे मैनग्रोव वाले रीजन के, ये बहुत शैलो है, इनका स्ट्रॉन्ग ट्रंक नहीं है, और इनके सपोर्ट के लिए जो इनके रूट्स हैं वो काफ़ी वाइड, दूर दूर तक फैले होते हैं और इनको सपोर्ट देते हैं. तो इनको बोलते हैं हम बटरेस्ड रूट्स. सो आई होप दीज रूट मॉडिफिकेशंस आर क्लियर. वी आर डिस्कस न्यूमेटोफोर्स, देन नोड्यूलेटेड यहाँ पे जो कि हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखे थे, देन फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा, देन वी हैव सीन द प्रॉप रूट्स, वी हैव सीन बटरेस, एंड वी हैव ऑल्सो सीन द बटरेस इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट. नेक्स्ट वी हैव सर्टेन स्टेम एंड लीव मॉडिफिकेशन. अभी तो हमने रूट्स का देखा, बट इन सर्टेन एरिया स्टेम्स और जो लीव्स हैं वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं. तो कैसे होते हैं? सबसे पहले सक्यूलेंट स्टेम्स, मतलब सक्यूलेंट मतलब भरे हुए. तो कुछ जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे
जो प्लांट्स हैं उनको इनफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स या रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, इसलिए डेजर्ट एरियाज़ में जो स्टेम्स हैं वो भी फूड स्टोर करने का काम करती हैं. सो दैट्स वाई वो फूले फूले से होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सक्यूलेंट स्टेम्स. यू कैन सी ओवर हियर दैट दीज आर सक्यूलेंट. दे आर quite rich and fat, you can say. The stems are quite fat. So these plants have low surface area to volume and they have a large volume. क्यों? ताकि ये बहुत सारा water store कर सके. This is common in desert plants. Next we have thorns. तो thorns को और spines को आपको differentiate करना है. Thorns क्या होते हैं? Stems का modification होते हैं. तो ये आप देख सकते हैं जो stems हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, तो ये थॉर्न्स बनाते हैं. ग्रेजिंग एनिमल से बचने के लिए थॉर्न्स यूजुअली आते हैं. स्पाइन्स क्या होते हैं? वो लीव्स की जगह होते हैं. ओके, थॉर्न्स जो है वो स्टेम्स होते हैं और स्पाइन्स जो हैं वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं. दीज यू कैन सी आर स्पाइन्स. ओके, एंड दोनों इसीलिए होते हैं ताकि ग्रेजिंग एनिमल से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके प्लांट्स. फाइनली वी हैव हार्ड एंड वैक्सी लीव्स. यू कैन सी ओवर हियर हार्ड एंड वैक्सी लीव्स आर ऑल्सो फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, ताकि ये बहुत ईजिली जो है वाटर ट्रांसपिरेशन को लूज़ ना करें और अपने वाटर को कंजर्व करके रखें. दैट्स वाई दे हैव हार्ड एंड वैक्सी लीव्स. सो दीज वर द रूट एंड स्टेम एंड लीव मॉडिफिकेशंस विच वर वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो कि है वाटर की प्योरिटी को हम कैसे मेजर करते हैं. तो हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन देखते हैं उसमें. तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है? किसी भी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, दैट इज़ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन. वेरी सिंपल. तो जो अगर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होगा पानी में तो फिर क्या होगा? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाएगा. वेस्ट मटेरियल अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जो है वो कम होता जाएगा. दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर. क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि जो डीकम्पोजर्स है, अगर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होगा तो हमने क्या पढ़ा था कि कौन वेस्ट मटेरियल पे फीड करता है या डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है? दोज वर द डीकम्पोजर्स, द डेट्रीवोर्स. तो जो डेट्रीवोर्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड टू डीकम्पोज दे नीड ऑक्सीजन. तो जितना ज़्यादा डीकम्पोजर्स होंगे पानी में, जितना ज़्यादा पोल्यूटेंट होगा पानी में, उतना ज़्यादा डीकम्पोजर्स डीकम्पोजिशन करेंगे और डीकम्पोजिशन के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन कम होता जाएगा अगर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे. सो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एंड पोल्यूटेंट्स. Now we'll understand what is biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand होता है कि organisms जो हैं present, decomposers जो हैं पानी में, उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ब्रेक करने के लिए. तो पानी में काफ़ी तरह का मटेरियल हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी मटेरियल हो सकता है. तो बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स नीड, दैट इज़ कॉल्ड BOD. अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इसलिए डिमांड ज़्यादा है. सो व्हेन BOD इज़ मोर, दैट मीन्स पोल्यूशन इज़ ऑल्सो मोर इन द वाटर. नेक्स्ट वी हैव केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक थोड़ा और रिफाइंड है BOD से. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को भी काउंट करेंगे. तो कितना डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर इज कॉल्ड COD. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन BOD एंड COD. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव ओलिगोट्रॉफिक लेक. तो ओलिगोट्रॉफिक लेक वो लेक होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम है. न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे जो केमिकल्स हम एग्रीकल्चरल फार्म्स में यूज़ करते हैं, ये पानी के थ्रू, इरिगेशन वाटर के थ्रू या रेन वाटर के थ्रू जो है वाटर्स में मिल जाते हैं हमारे वाटर सिस्टम में. और ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो है इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. अगर ये बहुत ज़्यादा होंगे तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है उस लेक में. तो न्यूट्रिएंट्स कम होने का मतलब है कि जो वाटर है वो काफ़ी क्लियर है, ड्रिंकेबल है, इट इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. सो ओलिगोट्रॉफिक लेक आर दोज लेक जो कि काफ़ी क्लियर होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, क्लियर वाटर. सो दोज लेक्स आर कॉल्ड ओलिगोट्रॉफिक लेक्स. नेक्स्ट वी हैव यूट्रोफिक लेक्स. सो यूट्रोफिकेशन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एल्गल ब्रूम क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है. सो यूट्रोफिकेशन यानी कि यूट्रोफिक लेक वो होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है. तो डीकम्पोजर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो काफ़ी ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाएगी. काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड जो लेक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं यूट्रोफिक लेक, एज यू कैन सी इन
this diagram. So I hope these concepts relating to water pollution are clear to you. Moving forward, let's see certain agriculture से related terms, because most of the times we also get certain concepts जो कि एग्रीकल्चर में आते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले है एरोपोनिक्स एंड हाइड्रोपोनिक्स. सो यू कैन सी दिस डायग्राम. जब हम सॉइल यूज़ नहीं कर रहे हैं और बिना सॉइल के यूज़ से अगर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स. सो व्हाट इज़ एरोपोनिक्स? जब हम वाटर भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, वी आर डायरेक्टली यूजिंग सर्टन, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर वाटर है, पंप यूज़ कर रहे हैं, बट वी आर नॉट डायरेक्टली हैविंग द रूट्स इन वाटर. पानी में भी नहीं है, सॉइल में भी नहीं है. कहाँ पे? बस मिस्ट जो है हम धीरे से वाटर को स्प्रिंकल कर रहे हैं. सो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एरोपोनिक्स. देन वी हैव हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें रूट्स जो हैं वो पानी में होते हैं. सो दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स. सो बोथ ऑफ दीज मेथड्स आर मेथड्स इन विच वी डू नॉट यूज़ सॉइल. सॉइल के बिना हम उगा रहे हैं तो वी कॉल इट एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स. देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि है टिलेज. तो टिलेज क्या होता है? तो यू कैन सी दिस फार्म जहाँ पे हम टिलिंग कर रहे हैं. टिलिंग प्रोसेस होता है कि आपने एक बार फार्मिंग कर ली, आपने उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, यानी कि आपने उसको फार्म से निकाल लिया है. उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप लगाने से पहले फार्मर्स क्या करते हैं, उस लैंड को काफ़ी ज़्यादा सो करने से पहले दे यूज़ ट्रैक्टर्स और समटाइम्स दे यूज़ बुल्स, ताकि ये ऐसी लाइंस बना दें ताकि यहाँ पे एरिएशन हो ऑफ द सॉइल. बट अभी क्या कॉन्सेप्ट आ गया? अभी कॉन्सेप्ट आ गया है ज़ीरो टिलेज का. वाई? तो ये जो आप देख रहे हैं कुछ कुछ बच गया है आफ्टर हार्वेस्टिंग. सम अमाउंट ऑफ मटीरियल्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप इज़ रिमेनिंग. और ये माना जाता है अब कि ये जो रिमेन्ड पार्ट्स हैं ऑफ दी हार्वेस्टेड क्रॉप्स, दीज आर वेरी गुड फॉर न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द फार्म्स. तो उनको हटा के टिलेज करने से जो है लैंड की क्वालिटी वो डिग्रेड होती है. इसलिए वी आर मूविंग टुवर्ड्स ज़ीरो टिलेज. सो टिलेज इज़ अ मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, जहाँ पे हम मैकेनिकली हाथ से या फिर मशीन्स के थ्रू जो है सॉइल को हम टूल्स यूज़ करके सीड सो करने से पहले सॉइल को रेडी करते हैं. उस मेथड को ही हम टिलेज बोलते हैं. Then we have cropping. Certain cropping methods we have. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? आप जब बहुत सारे क्रॉप्स एक ही साथ एक फार्म एरिया में, आपने राइस भी उगा रखा है, दाल भी उगा रखी है, सम काइंड ऑफ फ्लावर्स आर ऑल्सो देयर, सम ऑयल सीड्स आर ऑल्सो देयर, सो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग होता है कि आपने एक सीज़न में राइस उगाया, फिर जब राइस को आपने हार्वेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट सीज़न में आपने वहाँ पे शुगर केन उगा दिया. सो दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग, कि एक के बाद दूसरा आप क्रॉप उगा रहे हैं. एंड व्हाट इज़ मोनोकल्चर? मोनोकल्चर इज़ कि आप एक ही टाइप का जो है क्रॉप थ्रू आउट द ईयर उस एरिया में उगा रहे हैं. यू आर नॉट यूजिंग क्रॉप रोटेशन, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आप नहीं यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड मोनोकल्चर. देन वी हैव मिक्स्ड फार्मिंग. तो ये हो गए क्रॉपिंग पैटर्न्स. मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है कि मिक्स्ड फार्मिंग में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है फार्मर्स की, वो अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम एलाइड एक्टिविटीज़ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कैटल रियरिंग हो सकता है, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे कि शीप्स हैं, गोट्स हैं, काऊ है, बफेलो है, हेन्स है. सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. तो जब आप एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग. एंड वी आर रिसेंटली टॉकिंग अबाउट डबलिंग फार्मर्स इनकम, जिसमें हम बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, यानी कि हम इंटर क्रॉपिंग के बारे में बात कर रहे हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे हम डाइवर्सिफाई इनकम सोर्स कर सकते हैं फार्मर्स का. तो इन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स्ड फार्मिंग. देन वी हैव कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता है कि आप जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं उसको आप कंजर्व्ड रखें, वहाँ पे आप उसको एक्सप्लॉइट ना करें. सो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था अबाउट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन 2018 प्रीलिम्स. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बाय दिस क्वेश्चन. So with reference to circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under conservation agriculture? तो सबसे पहले avoiding monoculture practices. What is monoculture practices? अभी हमने लास्ट में पढ़ा था मोनोकल्चर. मोनोकल्चर होता है कि आप एक ही क्रॉप
जो है बार बार पूरे साल उगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सॉइल के कुछ जो मिनरल्स है, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग ए क्रॉप, उसको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए, फॉस्फोरस कम चाहिए, तो आपने पूरे साल अगर उसी क्रॉप को लगाया तो नाइट्रोजन उस सॉइल का ख़त्म हो जाएगा। बट जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आपने क्रॉप ए लगाया जो नाइट्रोजन यूज़ करता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग दैट क्रॉप यू आर यूजिंग क्रॉप बी जो कि फॉस्फोरस यूज़ करता है बट नाइट्रोजन नहीं करता है। सो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन द सॉइल इज गोइंग टू रिमेन बैलेंस्ड जब आप डिफरेंट क्रॉप्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सिंगल क्रॉप. So that is why we should avoid monoculture practices. Next we have adopting minimum tillage. Adopting minimum tillage मतलब जो हमने tillage अभी पढ़ा था, तो हमें we have to move towards zero tillage. नेक्स्ट वी हैव अवॉइडिंग दी कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. तो प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे आपको एक ही टाइप का क्रॉप उगाना होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स. सो येस, अगर आप प्लांटेशन क्रॉप्स को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को कर सकते हैं. Finally, next we have using crop residues to cover soil surface. This is also called as mulching. तो जो previous crops हैं उन्हीं को अगर आप soil surface पे रखें, यानी कि आप tillage ना करें, तो फिर conservation agriculture होगा. Next we have adopting spatial and temporal crop sequencing and crop rotation. तो आप crop rotation जब यूज़ करते हैं, अभी हमने बताया था कि crop rotation यूज़ करने पे जो है soil की fertility वो बढ़ी रहती है. It helps the conservation of agriculture. So that is why we have to use this kind of methods in conservation agriculture. But what we will not use, even though we know that monocultural practices जो है वो soil के conservation के लिए helpful नहीं है, but जो पूरा ecosystem है आप देखेंगे वो conserve रहता है अगर आप monoculture practices use करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ insects हैं जो इन crops पे dependent होते हैं. So the whole ecosystem can be survived if you use monoculture. So monoculture practices को अवॉइड करना इज़ नॉट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. सो फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट एंड थर्ड इज़ अवॉइडिंग कल्टिवेशन प्लांटेशन क्रॉप. सो दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द आंसर इज़ 2, 4 एंड 5. हम ये समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में अगर आप मोनोकल्चर यूज़ करेंगे या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, सॉइल डिग्रेडेशन होगा. बट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप पूरे जो है एनवायरनमेंट को कंजर्व्ड रखें, और उसको रखने के लिए आप मोनोकल्चर करेंगे और प्लांटेशन क्रॉप्स को यूज़ करेंगे तो सॉइल का जो है फ़ायदा होता है. एंड दैट इज़ वाई फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. सो दिस वॉज क्वाइट अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन एंड काफ़ी ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज as we know, we all know that monoculture is not a good thing, and we talk about crop sequencing and crop rotation, but in conservation agriculture we support monoculture, so that is why it's a little confusing concept. So the answer is C, 2, 4 and 5. Next we have permaculture. So what is permaculture? It is the use of ecology as the basis of designing integrated system of food production. तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसी से हम सीखें. तो अगर हम देख रहे हैं कि एक क्रॉप का एक पर्टिकुलर प्रे है तो हम उसी प्रे को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग सर्टन केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स. हम इकोसिस्टम के सर्विसेज को ही यूज़ करके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें, एग्रीकल्चर करें, हाउसिंग करें उसी के हिसाब से. दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड पर्माकल्चर एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पे हम फार्मिंग कैसे कर रहे हैं, जो वेस्ट है उन्हीं मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं वापस से, जो वहाँ के इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट पेस्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स को सेफ रखने के लिए. सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड पर्माकल्चर. नेक्स्ट वी हैव माइक्रो इरिगेशन. सो माइक्रो इरिगेशन में वो होता है कि हम इरिगेशन वाटर्स पहले कैसे करते थे, गलीज बना देते थे इन द फार्म्स एंड वहाँ से काफ़ी सारा पानी फ्लो करता था, बट पानी कहाँ चाहिए, वी नीडेड एट द रूट्स. सो दिस वॉज वेस्टेज ऑफ वाटर, इसलिए हमने माइक्रो इरिगेशन स्टार्ट किया जिसमें वी हैव ड्रिप फैसिलिटीज़ एंड देन वी हैव स्प्रिंकलर्स. तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो माइक्रो इरिगेशन होते हैं, जहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि बिल्कुल मिनिमम वेस्टेज हो वाटर का और रूट्स में वाटर पहुँचे जहाँ पे ज़रूरत है प्लांट्स को. एंड सिर्फ ये बात नहीं है कि आप पानी वेस्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप ये भी करेंगे ग्राउंड वाटर में जो है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो है लीच कर जाती हैं, एंड एट द सेम टाइम ये वाटर जो है रन ऑफ होके अगेन दे गो इनटू आवर वाटर बॉडीज़ एंड पोल्यूट दैट. तो ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं जब आप माइक्रो इरिगेशन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म कॉल्ड हमस. तो हमस क्या होता है,
ब्राउन या ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि डीकेड वेजिटेबल्स या एनिमल मैटर होता है, वो होता है। डीके जब हो जाता है कोई मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो ब्राउनिश या ब्लैकिश ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है, और ये जो है ये न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज करता है ऑफ द सॉइल। सो द मोर हमस इज प्रेजेंट इन द सॉइल, उसका मॉइस्चर और एबिलिटी टू रिटेन वाटर काफ़ी हाई होता है। सो दैट्स वाई इसी से हम समझते हैं कि टिलेज जो है कम करने पे हमस की क्वांटिटी इंक्रीज होती है सॉइल में, एंड दैट्स वाई वी कैन से कि सॉइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। देन मल्चिंग क्या है, तो आप सॉइल को अगर कवर कर देते हैं प्लांट या एनिमल के रेसिड्यू से, तो क्या होता है, एवेपोरेशन जो है कम होगा, तो हमारा जो सॉइल है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, वाटर रिटेन रहेगा, और जो वीड ग्रोथ है वो भी कम होगा, और सॉइल का टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा, इट विल बी मेंटेन। सो इसलिए जो क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं उसको आप सॉइल पे ही रहने दीजिए इंस्टेड ऑफ रिमूविंग एवरीथिंग। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्चिंग। एंड फाइनली वी हैव जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये कमेटी क्या है, तो ये अप्रूवल देती है अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप किसी नए जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं इन द फार्मिंग, then who will give you approval in India? So the approval is given by Genetic Engineering Appraisal Committee. Moving forward we have bioprospecting. Bioprospecting क्या होता है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं या फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वी कैन डू बायो रेमेडिएशन, बायो लीचिंग, एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड बायो टेररिज्म ऑल्सो। सो व्हाट इज़ बायो टेररिज्म? बायो टेररिज्म है जो हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं उसको। तो बायो टेररिज्म इज़ अगर आप किसी बायोलॉजिकल एजेंट को यूज़ करते हैं जानबूझ के हार्म करने के लिए, तो दैट इज़ बायो टेररिज्म। जो आजकल हम बोल भी रहे हैं दैट कोरोना वायरस कुड बी अ बायोलॉजिकल वेपन, सो इट इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन। सो वी नो दैट दीज एजेंट्स जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस या टॉक्सिन्स हैं, वो मैन मेड भी हो सकते हैं या नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं, बट उनका यूज़ अगर जानबूझ के लोगों को हार्म करने के लिए हो, तो दैट इज़ कॉल्ड बायो टेररिज्म या फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर। नेक्स्ट वी हैव बायो लीचिंग। तो बायो लीचिंग क्या होता है, जो काफ़ी सारे हमारे मिनरल्स हैं वो हमें सॉइल के डेप्थ्स में मिलते हैं, तो इन मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो लीचिंग। सो वी आर एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम कैसे, ये क्लीनर है, वाई, बिकॉज ट्रेडिशनली हम साइनाइड यूज़ करते थे, साइनाइड यूज़ करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता था, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ क्लीनर वे ऑफ यूजिंग। और आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई कर सकते हैं, और डिफरेंट यूजेस के लिए, डिफरेंट ओर्स के लिए उनको अलग अलग जेनेटिक मॉडिफिकेशन से यूज़ कर सकते हैं मिनरल्स और मेटल्स निकालने के लिए फ्रॉम ओर्स। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड बायो लीचिंग। नेक्स्ट वी हैव बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है, तो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि ऑयल स्पिल हो गया या काफ़ी ज़्यादा जो लेक है वो पोल्यूटेड है, तो ये जो पोल्यूटेड न्यूट्रिएंट्स हैं इनको डीकम्पोज करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो कहीं पे अगर ऑयल स्पिल हुआ है, आप ऑयल को कंज्यूम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो ऑयल्स को डिग्रेड कर देगी एंड जो है ऑयल स्पिल का इफेक्ट ख़त्म कर सकती हैं। सो दिस प्रोसेस जहाँ पे आप पोल्यूटेड एरिया को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से सही कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। सो नेचुरली अकरिंग हो सकते हैं, या फिर डेलिबरेटली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड आप इंड्यूस कर सकते हैं, जो कि कंज्यूम करेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को एंड क्लीन कर देंगे पोल्यूटेंट साइट्स को, दैट इज़ कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। एंड व्हाट आर द टाइप्स? द टाइप्स आर बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन होता है कि आप जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्प के लिए आप और ऑक्सीजन इफ़ दे नीड, यू आर प्रोवाइडिंग दैट, इफ़ दे नीड मोर न्यूट्रिएंट्स आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बायो वेंटिंग यूज़ होता है जब अंडरग्राउंड पोल्यूटेंट्स को आप रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो अंडरग्राउंड में तो ऑक्सीजन काफ़ी कम है, सो यू इंड्यूस ऑक्सीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो बायो वेंटिंग से, वेंटिंग के थ्रू यू आर इंट्रोड्यूसिंग मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और oxygen so that groundwater can be preserved. And then biosparging. So these are all methods of bioremediation जिसमें हम environmental pollutants को ख़त्म करते हैं using microorganisms. So there was a previous year question in 2017 in the context of solving pollution problems. What are the advantages of bioremediation techniques? It is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature.
Okay, so that is correct. Next is any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated. So these words जो है हम समझ सकते हैं कि इतना एक्सट्रीम तो नहीं होगा कि पूरा ही जो है पोल्यूटेंट वो ख़त्म कर दें, या फिर कोई भी कंटेमिनेंट कुछ भी आप मटेरियल को कर सकते हैं डिग्रेड, ऐसा नहीं है. देयर आर स्पेसिफिक मटेरियल्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन डिग्रेड, एंड पूरी तरह से तो वो नहीं ट्रीट कर पाएंगे. डेफिनेटली सम ट्रेसेस विल बी रिमेनिंग. सो सेकंड इज इनकरेक्ट. एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स specifically designed for bioremediation. So definitely yes, genetic engineering can be used. So the answer is C, 1 and 3. So we come to the end of our environment series. I hope you have learned a lot in this. We've discussed a lot of things in short. पूरा compile करके एक ही जगह पे सारे acts हैं, सारे conventions हैं, सारे इंडिया के सारे rules और acts हैं, then इंडिया के climate change सारे activities हैं. After that, all statutory bodies are there. सारे terms related to biodiversity are there. All the terms related to climate change, that is all present in a very short and one lecture compiled. So I hope this has really helped you in revising environment. I hope you have made notes of this. And thanks for watching. All the best for your prelims.